नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भूआकृतिक विभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में भारत के बारे में सामान्य अध्ययन किया था कि भारत की जो स्थिति है वो एशिया के संदर्भ में क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में क्या है। आज हम भारत की जो स्थलाकृति है, जो उसके भौतिक स्वरूप है, जो उसके भौतिक विभाग है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक विभाग का अध्ययन करने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि भू आकृति स्वरूप क्या होते हैं या भू आकृति किसे कहते हैं। भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रम और विकास की अवस्था का परिणाम है। यानी हम कह सकते हैं कि भू आकृति का जो निर्माण होता है उसकी संरचना के फलस्वरूप कौन कौन से प्रक्रम कार्य करते हैं और उसका विकास किस प्रकार होता है, इन सब अवस्थाओं का परिणाम होता है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखंड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है, और इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है, जिनमें नंबर 1 है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है। इसमें हिमालय पर्वत और जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2 है उत्तर भारत का मैदान, जिसमें गंगा यमुना का मैदान। नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय मरुस्थल, और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे तटीय मैदानों का, और उसके बाद हम अंत में द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मोटे तौर पर जो भारत की भूआकृतिक स्वरूप है, जो भारत की भूआकृति है, वह 6 भागों में विभाजित की गई है। यदि हम इस भूआकृतिक स्वरूप को मानचित्र पर देखें तो हमें भूआकृतिक स्वरूप इस प्रकार दिखाई देता है। भारत के उत्तर में हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने भारत को सामान्यतः या मोटे तौर पर जो विभाजन किया था उसमें हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड आदि, तो यह क्षेत्र उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हम बात करें नंबर 2 की, तो यह क्षेत्र उत्तरी मैदानी भाग है। भारत का उत्तरी मैदानी भाग है जो समतल काम मिट्टियों के द्वारा निर्मित है, और हम जो तीसरी की भू आकृतिक है उसे हम देखें तो ये जो नंबर 3 की भू आकृति है, यह है प्रायद्वीपीय पठार। ये कोंकण यानी कहें पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट के मध्य जो स्थिति है, जो पठार है, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। यदि हम पश्चिम भारत की बात करें तो जब हम नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ आता है भारतीय मरुस्थल, जो विशेषतः पश्चिमी भारत में स्थित है। इसके बाद हम बात करें तटीय मैदानों की,
तो पश्चिम में और पूर्व में तटीय मैदान है। पूर्व में जो तटीय मैदान है उसे पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिम जो तटीय मैदान है उसे पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को भी विशेषतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सरकार यानी उत्तर का भाग, और कोरोमंडल तट यानी उत्तर पूर्वी मैदान का जो तटीय मैदान है उसका दक्षिणी भाग। इसी प्रकार पश्चिम जो तटीय मैदान है उसे भी दो भागों में यहाँ बांटा गया है, सामान्यतया कोंकण तटीय मैदान जो पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, और मालाबार तटीय मैदान जो पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है। इसके बाद हम बात करते हैं जो अंतिम स्थलाकृति आती है, वह है द्वीप समूह। हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में द्वीप समूह देखते हैं। यदि अरब सागर की बात करें तो यहाँ लक्षद्वीप, और बंगाल खाड़ी की बात करें तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। यह सामान्यतः भारत का जो भू आकृतिक स्वरूप है, जो भू आकृतियां हैं, उसे मोटे तौर पर विभाजन किया गया है। इसके बाद हम इसमें वर्णन करेंगे विभिन्न भू आकृतिक स्वरूप के बारे में कि उनकी क्या विशेषताएं हैं और कहां स्थित है। तो हम नंबर एक जो आकृति है भारत की उसकी बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसके अंतर्गत हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां सम्मिलित है। हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। इस हिमालय पर्वतमाला में इसके समानांतर कई श्रृंखलाएं हमें मिलती है। जैसे हम बात करें वृहत हिमालय की, पार हिमालय की, मध्य हिमालय की और शिवालिक हिमालय की, यह श्रृंखलाएं क्रम से स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिमी दिशा में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। जबकि हमने मानचित्र में देखा अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। आगे बात करें तो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। वृहत हिमालय की बात करते हम तो इस हिमालय में जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है कि पूर्व जो पश्चिम लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई क्रमशः 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है। पश्चिमी भारत में हिमालय की जो चौड़ाई वो अधिक है, लगभग 400 किलोमीटर के सम, जबकि पूर्वी हिमालय की जो चौड़ाई है वह कम है, लगभग 160 किलोमीटर, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है, और यह हिमालय ही भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है, जिसके आधार पर इसे निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है।
जैसे हम बात करते हैं पश्चिमी हिमालय की, जिसे हम उत्तर पश्चिमी हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं हम हिमाचल हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, जिसमें कुमायूं श्रेणी प्रमुखता से सम्मिलित होती है। उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं हम, तो इसके अंतर्गत दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय प्रमुख है। यदि आगे बात करें हम, तो इसके अंतर्गत अरुणाचल हिमालय इसके अंतर्गत आता है। और जब पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो इसमें पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत इस हिमालय, या यूं कहे कि जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है उसका यह विभाजन है। हिमालय की विभिन्नता के कारण, क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण इसका विभाजन किया गया है। यदि हम इन हिमालयों का क्रम से अध्ययन करते हैं तो हम इनमें विभिन्न विशेषताएं देखते हैं। यदि हम बात करें कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की, तो यदि हम मानचित्र में देखते हैं तो यह भाग भारत का जो हिमालय है उसका उत्तर पश्चिमी भाग है, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं। यह विशेषता कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें मात्र कश्मीर हिमालय को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यदि हम कश्मीर हिमालय की बात करें तो इस क्षेत्र में हम देखते हैं तो यहाँ इस हिमालय की कई शाखाएं हमें मिलती है, कई श्रेणियां मिलती है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। वो काराकोरम श्रेणी हो, चाहे लद्दाख श्रेणी हो, जास्कर श्रेणी हो, पीर पंजाल श्रेणी हो। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो वृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है उसे एक ठंडा मरुस्थल कहते हैं। इस क्षेत्र में हिम आच्छादित होती है, बर्फ जमा हुआ मिलता है। हिमालय की वृहत हिमालय शाखा और काराकोरम श्रेणियां के मध्य वृहत हिमालय और पीर पंजाल जो श्रेणी है इसके मध्य कश्मीर की घाटी प्रसिद्ध है और साथ में डल झील स्थित है। जो पीर पंजाल श्रेणी है और जो वृहत हिमालय श्रेणी है, इनके मध्य विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी तथा डल झील है। दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानियां यानी ग्लेशियर, जिसमें बालतोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित है। यदि हम आगे बात करते हैं तो इसी कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है और साथ ही साथ इस भाग में बनिहाल, जास्कर जैसे दर्रे स्थित है। कश्मीर हिमालय या यूं कहें कि उत्तर पश्चिमी हिमालय, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा, यह कश्मीर हिमालय अनेक पर्वत श्रेणियों की एक श्रृंखला है। जैसा कि अभी हमने देखा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि। कश्मीर हिमालय में एक ठंडा मरुस्थल है, जैसा कि हमने मानचित्र में अध्ययन किया था कि काराकोरम और जो वृहद हिमालय है उसके मध्य भारत का, कश्मीर का एक कोल्ड डेजर्ट स्थित है, शीत मरुस्थल स्थित है, ठंडा मरुस्थल है। और यह कश्मीर हिमालय
करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो करेवा है वो जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस भाग में हिमालय के कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, फोटुला, खरदुंगला जैसे दर्रे इसमें स्थित है। यदि यहां हम झीलों की बात करें तो इस क्षेत्र में खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील यानी अलवण झील तथा लवण झील भी मिलती है। जैसे बात करें हम अलवण झील की तो इसके अंतर्गत डल झील और उलर झील प्रमुख है। यदि हम खारे पानी की झीलों की बात करें, लवण झीलों की बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पोंगांग सो, सोमोरिरी इसी क्षेत्र में हमें मिलती है। और यह कश्मीर हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है, पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यह रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसमें कई तीर्थ स्थान हैं जैसे अमरनाथ गुफा, वैष्णव देवी, चरार शरीफ जैसे तीर्थ स्थान भी यहां स्थित है। खूबसूरत दृश्यों की बात करते हैं हम तो इस क्षेत्र में जिस पर जम्मू कश्मीर या यूं कहें कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है, यह जो नदी है जो डल झील में प्रवाहित होती है वह है झेलम नदी। इस क्षेत्र में झेलम नदी युवावस्था में बहती है और विशिष्ट आकृति का निर्माण करती है, जिनमें विसर्प की जो आकृति है वह प्रमुख है। कहने का अर्थ हिमालय का यह भाग सर्वाधिक विस्तृत है। इस भाग में कई मनोहारी दृश्य, पर्यटक स्थल, तीर्थ स्थान हैं। यदि इसमें हम बात करें कश्मीर हिमालय की तो यहां जो झेलम नदी है वह नदी भू आकृतियों का निर्माण भी करती है। यह झेलम नदी विसर्पी बहाव के लिए प्रसिद्ध है। और इस प्रदेश के जो दक्षिण भाग में अनुधेरे घाटियां पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें प्रमुख जो दून है वह दून है जंबो दून और पठानकोट दून प्रमुख है। यदि हम उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की बात करें तो इसका जो अगला विभाजन है उसे हम कहते हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र। यह हिमालय का जो हिस्सा है यह पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली जो घाघरा की सहायक नदी है इनके मध्य स्थित है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। सिंधु नदी जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में समाहित हो जाती है और गंगा इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। यानी दोनों नदी तंत्र जो है एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है और एक अरब सागर की अपवाह तंत्र है। इन दोनों के मध्य यह हिमालय क्षेत्र स्थित है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रेणियां जिसमें व्रत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक
श्रेणी इसी हिमालय खंड में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर भी इस क्षेत्र में स्थित है, जिनमें धर्मशाला, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लेसडाउन आदि। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून हैं। लघु हिमालय में ही ब्रिटिश प्रशासन के मुख्य आकर्षण के जो केंद्र थे वो स्थित थे। हम शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति देहरादून के नजदीक सेवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है और इस स्थान पर किसी समय यहां इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हो गया। यहां स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून जैसे चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल है। वृत्त हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल यानी ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। इसी हिमाचल और जो उत्तरांचल हिमालय, इसमें फूलों की घाटी भी प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में विभिन्न नदियों के उद्गम क्षेत्र है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकूट साहिब आदि भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रयाग है, जैसे कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग इत्यादि। यदि हम इस उत्तर पश्चिमी जो हिमालय है, या यूं कहे कि उत्तर और उत्तर पूर्वी जो हिमालय भाग है, उसका जो अगला विभाजन देखते हैं तो वह है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यह भाग नेपाल और भूटान के मध्य स्थित है और यहां तेज बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है और कंचनजंगा जैसी चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती है। यहां मिश्र जनजाति मिलती है। चाय के बागान एवं आर्किड के लिए भी यह भाग प्रसिद्ध है। अर्थात जो सिक्किम हिमालय है, जो दार्जिलिंग हिमालय है, यह नेपाल देश और भूटान देश के मध्य स्थित है। जैसा कि हम मानचित्र में देखते हैं, यह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। एक और भूटान है तो एक और नेपाल है। इनके मध्य का भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इन पर्वत यहां तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती है। मैंने बताया कि इन क्षेत्रों में मिश्रित जनजाति मिलती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग पर विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या या जनजातियां मिलती हैं, जिनमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है। यहां की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष यहां वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर यहां अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए थे। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य और वनस्पति जात व प्राणी जात के लिए भी जाना जाता है, आर्किड के लिए भी जाना जाता है।
विभिन्नता के लिए भी जाना जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में, तो उसके अंतर्गत हम बात करते हैं अरुणाचल हिमालय की। यह अरुणाचल हिमालय भूटान से लेकर जो दिफू दर्रा है वहां तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नमचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गार्ज वाली नदियों द्वारा विच्छेदित खंडित कर दी गई है। नामचा बरवा हम बात करें यदि नामचा बरवा की, तो यह एक दर्रे हैं और इनको पार करके ब्रह्मपुत्र नदी गहरी गार्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, देहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और ये जो भी नदियां हैं वह 12मासी नदियां हैं। इनमें जो पानी रहता है, पानी प्रवाहित होता है, वह वर्ष के 12 महीने प्रवाहित होता है। और यहाँ बहुत से जलप्रपात है, क्योंकि अधिकतर नदियां यहाँ गार्ज का निर्माण करती है, गहरे खाड़ियों का निर्माण करती है। इसलिए यहाँ जल उत्पादन की क्षमता भी काफी है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियां निवास करती है। और इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम में जनजातियां निवास करती है, जिनमें मोनपा, अबोर, निस्मी, निसी और नागा जनजातियां प्रमुख है। और इनमें से ज्यादातर जो जनजातियां हैं वह झूम खेती करती है, स्थानांतरित खेती करती है, जिसका अर्थ होता है कि जंगल में आग लगाकर उस जंगल भूमि को, वन्य भूमि को आग लगाकर साफ कर लिया जाता है और वह राख उस भूभाग के लिए उपजाऊपन का कार्य करती है। जब तक इस क्षेत्र में उपजाऊपन होता है, लगभग 2 से 3 वर्ष तक, तब तक यहाँ खेती करते हैं। बाकी अगले वर्ष यानी 2-3 वर्ष के बाद इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर, अन्य वन्य क्षेत्र के भाग पर उसको जलाकर साफ कर लिया जाता है और वहां भी इसी प्रकार की खेती की जाती है। यानी यहाँ स्थानांतरित खेती की जाती है, जिसे झूम खेती कहते हैं। और यह झूम खेती या स्थानांतरित कृषि स्लैश और बर्न के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें जो झाड़ियां होती है उनको जलाया जाता है, पेड़ पौधों को जलाया जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में भी धनी है, जिसका संरक्षण यहाँ के जो देशज समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत किस प्रकार इसकी स्थलाकृति है, किस प्रकार यहाँ का जो पर्यावरणीय स्थिति है, उसके बारे में हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला है उसका। तो उसके अंतर्गत हम जो अंतिम भाग है उसमें हम देखते हैं पूर्वी हिमालय, जिसमें पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत सम्मिलित किए जाते हैं। यदि बात करें हम इस भाग की, यहां तक का जो क्षेत्र था, ये तो हमने अरुणाचल जो हिमालय उसके अंतर्गत देखा। इसके बाद हम बात करें इस पूर्वी हिमालय के, तो इस भाग
में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसमें आप देख रहे हो पटकोई-बुम, नागा, मीजो आदि वर्ण। यह भाग हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण में है, जो विभिन्न स्थानीय नामों से जाने जाती है। जैसे हमने देखा भी, नागा है, मीजो है, पटकोई-बुम है, लुसाई है। लुसाई एक नीची पहाड़ी का क्षेत्र है जहां अनेक जनजात या झुंड या स्थानांतरित खेती करती है। यहां ज्यादातर पहाड़ियां छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। जैसे बराक, मणिपुर और मिजोरम एक मुख्य नदी है। कहने का अर्थ है कि बराक एक नदी जो मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोग ताल झील कहते हैं, और ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई झील है, रमणीय झील है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं, और ये मोलेसिस बेसिन मर्दुल और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, और यहां की मुख्य नदी मेघना नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदवन नदी की सहायक नदियां हैं, जो म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी की एक सहायक नदियां हैं। इस प्रकार हमने भारत के जो भूआकृतिक विभाग थे उनमें हमने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत और उसकी उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों को सम्मिलित किया, जिसके अंतर्गत हमने कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमाचल उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।